हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लिपिड्स। तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लिपिड्स होता क्या है? लिपिड्स में होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों ही तत्व पाए जाते हैं। ये ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल भी कहते हैं ग्लिसरीन को, और वसी अम्ल यानी कि फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? लिपिड्स बनते हैं ग्लिसरीन या कह सकते हैं ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल। वसी अम्ल में क्या क्या होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों ही पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन तथा हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन लिपिड्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसकी वजह से ये ऊर्जा अधिक देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में लिपिड्स अधिक ऊर्जा देते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, जबकि 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा। वसा एक चिकनाई युक्त बोझ पदार्थ है जो कि पानी में पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील है तथा कार्बनिक द्रवों में घुलनशील होता है। ये एक प्रकार के ईस्टर होते हैं जो ग्लिसरॉल तथा वसी अम्लों के मिलने से बनते हैं, या कह सकते हैं जुड़ने से बनते हैं। ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल जब जुड़ते हैं आपस में तब लिपिड बनते हैं, और पचने के बाद इनका विखंडन भी यानी टूटना आसानी से हो जाता है। ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल में ही होता है। अब इनका रासायनिक संगठन देखते हैं। रासायनिक संगठन इनका लिपिड्स में ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल होते हैं। ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो खाए जाने वाले सभी वसा युक्त पदार्थों में पाया जाता है। इस अल्कोहल में कार्बन के 3 अणु होते हैं। सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है, फिर बीच में कार्बन और हाइड्रोक्साइड होता है। फिर नेक्स्ट है वसी अम्ल। वसी अम्ल में क्या होता है? कार्बनों की एक श्रृंखला होती है, लेकिन इसमें अल्कोहल कार्बन श्रृंखला से ये ज़्यादा लंबी होती है, 4 से 22 तक लंबी होती है। 22 कार्बन अणु होते हैं इसमें। वसी अम्लों में अंतर होता है, इसका कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने की स्थिति में अंतर होना होता है। वसी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड और असंतृप्त वसी अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त वसी अम्ल रासायनिक रचना के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन कार्बन तथा पहले कार्बन परमाणु से मिथाइल समूह जुड़ा होता है, तथा आखिरी कार्बन परमाणु से कार्बोसिल समूह यानी COOH कार्बोसिल समूह जुड़ा रहता है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तथा कार्बन के अणुओं की संख्या इसमें पूरी होती है, अतः ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। एक बंध यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। वसी अम्ल सामान्य तापक्रम पर ठोस अवस्था में रहते हैं। कुछ प्रमुख वसी अम्ल जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो है ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड जो मक्खन में पाया जाता है, जिसके कारण मक्खन में अलग तरह की खुशबू होती है। पामिटिक अम्ल प्राणिज तथा वनस्पति तेलों यानी चिकनाई में पाया जाता है। स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है प्राणी तथा वनस्पति तेलों में। कैप्रिलिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है तथा नारियल के तेल में भी पाया जाता है। आर्किटिक अम्ल मूंगफली के तेल में। असंतृप्त वसी अम्ल, ये तो आर्किटिक अम्ल तक तो हो गए आपके संतृप्त वसी अम्ल। अब असंतृप्त वसी अम्ल देखते हैं। इसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या में अंतर होता है। हाइड्रोजन के अणु कार्बन अणुओं की अपेक्षा कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। साधारण तापक्रम पर द्रव्य रूप में पाए जाते हैं। कुछ असंतृप्त वसी अम्ल होते हैं पामेटोलिक एसिड, जो कि मक्खन तथा बीज के तेल से मिलता है। ओलिक अम्ल सभी वसा तथा तेलों में पाया जाता है। एरिचिडोनिक अम्ल तथा लिनोलिक एसिड वसा तथा तेल दोनों ही चिकनाई पदार्थ होते हैं।
वसा संतृप्त वसीय अम्ल होता है, जिसके कारण वे 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम यानी तापमान पर ठोस अवस्था में रहते हैं, जबकि तेल में असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इसलिए ये लिक्विड रूप में तेल में रहते हैं, तेल के रूप में होते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल कौन कौन से होते हैं? आवश्यक अमीनो एसिड की तरह आवश्यक वसीय अम्ल भी शरीर में उत्पन्न नहीं होते, इन्हें भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनकी कमी से शरीर पर सामान्य वृद्धि प्रभावित होती है। मुख्य आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक तथा एरिजिनोनिक अम्ल। लिनोलेनिक अम्ल हमारी रक्त वाहिनियों में सेमी परमिएबल बनाता है, जो कि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीने के रूप में भाप निकलती है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। लिनोलिक अम्ल त्वचा संबंधी रोगों के उपचार के लिए भी सहायता करता है। इसकी अधिक मात्रा अगर हो जाती है तो एरिचिडोनिक अम्ल में बदल जाती है। लिपिड्स की विशेषताएं जो पानी में नहीं घुलते हैं। वसाघोलक पदार्थ जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन तथा पेट्रोलियम में घुलते हैं। वसा तथा तेल को यदि समय तक गर्म किया जाए तो वे अपनी न्यूनतम इकाइयों ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके विभाजन की क्रिया जब होती है तो अक्रोलिन नमक पदार्थ बनता है, जिससे बहुत तेज़ गंध होती है, बहुत ही खुशबू तेज़ होती है। जब ये गर्म होता है तो तेज़ धुआं इसी अक्रोलिन नामक पदार्थ के कारण ही होता है। अधिक समय तक अगर इसको खुला रखा जाए वसा को तो एक रेंसिडिटी क्रिया होती है, जिसकी वजह से तेल रेंसिड हो जाता है, जिससे उसकी गंध तथा स्वाद में अंतर आता है और ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक भी हो जाता है। इसी के कारण वसा का ऑक्सीकरण होता है। वसा में एल्डिहाइड्स तथा कीटोन्स बन जाते हैं और उसकी गंध में परिवर्तन आ जाता है। समुद्री जंतु में वसा अधिक कड़ी होती है। मछली की वसा में ओलिक अम्ल ज़्यादा होता है। वनस्पति वसा में नारियल का तेल ठोस रूप में पाया जाता है और संतृप्त अम्ल छोटी श्रृंखला के होते हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजनीकरण। इस क्रिया में असंतृप्त अम्ल संतृप्त अम्ल के रूप में बदल जाते हैं। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। गर्म करने पर असंतृप्त अम्ल हाइड्रोजन से मिल जाता है और संतृप्त अम्ल में बदल जाता है। तेल कम तापक्रम पर ठोस रूप लेकर ही घी में बदल जाता है। पायसीकरण। वसा को यदि पानी के साथ मिलाकर फेंटते हैं तो वसा कण बहुत ही छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं, पानी में तैरने लगते हैं और यही बारीक कण में टूटी वसा जो होती है उसको पायस वसा यानी एमल्सिफाइड फैट कहते हैं। दूध, दही, अंडे में वसा पायस वसा के रूप में ही पाई जाती है। पायस वसा का पाचन व अभिशोषण अन्य वसा की अपेक्षा शीघ्रता से यानी बहुत आसानी से होता है। साबुनीकरण। इसी क्रिया के आधार पर साबुन का निर्माण होता है। वसा जब किसी क्षारीय पदार्थ से मिलती है तो साबुन बन जाता है। छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में से पाचन होता है, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र वसीय अम्ल कैल्शियम लवण की उपस्थिति में क्षार के साथ मिलकर साबुन बनाता है, जो कि मल के साथ बाहर चला जाता है। साबुनीकरण की क्रिया तब होती है जब वसा का शोषण नहीं हो पाता है सही से। इस बीमारी को स्प्रू नाम से जाना जाता है। घी व तेल में अंतर इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो वसीय अम्ल होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। घी तथा वसा संतृप्त वसीय अम्ल होने के कारण तब कम तापक्रम पर जम जाते हैं। तेल असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जिसके कारण द्रव्य अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं तेल, सारे तेल, चाहे वो सरसों का तेल हो, रिफाइंड ऑयल हो, कोई भी तेल हो, उसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं और घी में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, जिसके कारण वो जल जाता है। लिपिड का वर्गीकरण। लिपिड बहुत तरीके के होते हैं। वो लिपिड्स का वर्गीकरण भोजन में उसकी पौष्टिकता के आधार पर किया जाता है। इसके अंतर्गत इसके अलावा हम लिपिड्स को सरलतम रूप ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के आपस में जुड़ने के आधार पर भी वर्गीकरण कर सकते हैं। भोजन में लिपिड की पौष्टिकता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड्स, उत्पादित लिपिड्स या स्टेरॉल। सरल लिपिड्स भोजन में 98% तक साधारण वसा ही कहलाती है। सरल लिपिड्स विभिन्न अल्कोहल के साथ वसीय अम्लों के मिलने से बने ईस्टर्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ग्लिसरॉल का एक अणु व वसा के 3 अणु आपस में मिलते हैं। सरल लिपिड के प्रकार होते हैं: वसा, तेल या मोम। वसा तेल में साधारण तापक्रम में भी ठोस अवस्था में रहती है। वसा तब द्रव्य रूप में होती है तो तेल कहलाती है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का मिलने के कारण बनते हैं मोम। मोम का अणुभार अधिक होता है,
इनके मोनोहाइड्रेट तथा डाइहाइड्रेट अल्कोहल के साथ मिलने से मोम बनता है। यौगिक लिपिड्स क्या होते हैं? जब वसा के साथ अवसीय पदार्थ या कोई अन्य अकार्बनिक पदार्थ मिला होता है तो यौगिक लिपिड्स कहलाते हैं। वसा प्लस अवसीय पदार्थ बराबर संयुक्त लिपिड्स यानी यौगिक लिपिड्स। वसा जो ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल के मिलने से बनता है और अवसीय पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ होता है, इनके मिलने से संयुक्त यानी यौगिक लिपिड्स बनते हैं। उदाहरण इसके फॉस्फोलिपिड, इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है अवसीय पदार्थ के रूप में फॉस्फोरस। सल्फोलिपिड में वसा तथा अवसीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड होती है। ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट होता है वसा के साथ साथ अवसीय पदार्थ। लाइपोप्रोटीन प्रोटीन अवसीय पदार्थ होता है जो वसा के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाता है। उत्पादित लिपिड्स में सरल एवं संयुक्त लिपिड्स का जल द्वारा अपघटन किया जाता है तो ये पदार्थ बनते हैं। वो भी उत्पादित यानी डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं जिसके अंतर्गत स्टेरॉल्स आता है। स्टेरॉल को दो भागों में बांटा गया है, कोलेस्टेरॉल और अर्गोस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल प्राणीजिगर से प्राप्त वसा में पाया जाता है, त्वचा के नीचे रहता है और विटामिन डी का निर्माण करता है। लेकिन अगर वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल हमारी रक्त धमनियों के भीतरी भाग में जम जाता है जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यानी रक्तदाब। अर्गोस्टेरॉल वनस्पति जगत की वसा खमीर में सबसे अधिक पाई जाती है। सौर के किरणों में इसका भी उपस्थिति होती है और ये विटामिन डी के चयापचय में सहायता करता है। इसके अंतर्गत वर्गीकरण ग्लिसरॉल से मिलने वाले वसीय अम्लों के आधार पर इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। यह वर्गीकरण संपूर्ण वसा का नहीं होता है, सिर्फ शरीर में पाए जाने वाली वसा का ही होता है। अब इसके भी 3 भाग होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड वो लिपिड्स हैं जिनमें एक वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल होता है। डाइग्लिसराइड में 2 वसीय अम्ल जुड़े होते हैं और ट्राइग्लिसराइड में 3 या 3 से ज़्यादा वसीय अम्ल होते हैं। सरल लिपिड में यही वसा होती है यानी ट्राइग्लिसराइड्स ही होती है। अब वसा के कार्य। ट्राइग्लिसराइड को भी 2 भागों में बांटा गया है, सरल ट्राइग्लिसराइड और मिश्रित ट्राइग्लिसराइड। सरल ट्राइग्लिसराइड में तीनों वसीय अम्ल एक जैसे होते हैं। मिश्रित ट्राइग्लिसराइड में तीनों वसीय अम्ल अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी प्राप्ति के साधन होते हैं वनस्पति जगत और प्राणी जगत दोनों से मिलते हैं। प्राणी जगत में दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ जैसे घी, मक्खन, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत। और वनस्पति जगत में सूखे मेवे, सोयाबीन, मूंगफली, नारियल तेल, बीज और कुछ कहीं कहीं अनाज में भी पाया जाता है। वसा के कार्य में देखें तो शरीर में ऊर्जा का संग्रह करना, शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तापक्रम को नियमित करते हैं, घुलनशील जीवन सत्व जो वसा में उपस्थित होते हैं अवशोषण में सहायता करते हैं, आवश्यक वसीय अम्लों की प्राप्ति का स्रोत होते हैं, प्रोटीन की बचत होती है इनसे, पाचक रस के स्राव को कम करते हैं और आमाशयिक एवं आंतरिक अंग को चिकना रखते हैं। भोजन में स्वाद तथा सुगंध की वृद्धि करते हैं। कमी से इनकी फ्राइनोडर्मा नामक रोग होता है जिसकी वजह से त्वचा कछुए की त्वचा के समान एकदम कड़ी सी हो जाती है और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक बीमारी हो जाती है, ये भी त्वचा की बीमारी होती है। और वसीय अम्लों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से शरीर के सामान्य वृद्धि रुक जाती है। अधिकता से मधुमेह और हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं क्योंकि इसकी अधिकता से शरीर के अलग अलग जगहों पर वसा की एक परत सी जमा हो जाती है जिससे मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा स्वयं तो एक बीमारी है ही, साथ ही साथ हृदय संबंधी मधुमेह भी अपने साथ लेकर आता है। मोटापा को दूर करने के उपाय होते हैं भोजन में वसा का प्रयोग कम करना, ऐसी विधियों को अपनाना जिसमें वसा का उपयोग कम हो, घी के स्थान पर तेल का प्रयोग करना चाहिए ताकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना होए और अधिक कोलेस्ट्रॉल युक्त वसा का प्रयोग ना के बराबर करना चाहिए। भोजन में फल या फलों का रस अधिक लें ताकि अम्ल वसा को नष्ट कर सके और त्वचा के नीचे जमी वसा परत से भी वसा रिमूव हो। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल पर नहीं खाना चाहिए। वसा के साथ साथ भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी कम लेने चाहिए।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के पचने पर अतिरिक्त ग्लूकोज भी वसा के रूप में जमा होता है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ने पर ध्यान रहे कि यह प्रोटीन उन भोज्य पदार्थों से हो जिनमें वसा ना हो। मोटे व्यक्ति को कम से कम 4 से 5 मील पैदल चलना चाहिए। यदि मोटापे के साथ कोई रोग हो तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अब इसकी प्रतिदिन की मांग क्या करती है? 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को 25 से 30% भाग चाहिए होता है ऊर्जा का। 18 वर्ष उम्र तक 15 से 20% कुल ऊर्जा का भाग वसा से मिलना चाहिए। प्रौढ़, गर्भवती, धात्री महिला कुल ऊर्जा का 10 से 20% भाग वसा से प्राप्त करती हैं। बहुत सारे भोज्य पदार्थों में वसा की कितनी मात्रा होती है? घी में 100 ग्राम मात्रा, मक्खन 81 ग्राम, वनस्पति घी एवं तेल में 100 ग्राम, सोयाबीन में 20 ग्राम, भैंस के दूध में 8.8 ग्राम वसा, गाय के दूध में 3.6, बकरी के दूध में 5.7 ग्राम, माँ के दूध में 3.9 ग्राम। मतलब सबसे कम वसा सिर्फ माँ के दूध में होती है। खोया जो गाय के दूध से बना होता है 15.2 ग्राम, भैंस के दूध से बना 31.2 ग्राम, मांस 13.3, लीवर 3.0, मछली 3.2 ग्राम, अंडा 13.3, मूंगफली 40.1 ग्राम, नारियल जो ताज़ा होता है उसमें वसा होता है 41.6, सूखे नारियल में 65, बादाम में 59, काजू 6.9 और तिल में 43.3 ग्राम। अब वसा का पाचन कैसे होता है? इसका पाचन मुख्य आमाशय तथा पक्वाशय तथा छोटी आंत में होता है और मुख्य पाचन होता है छोटी आंत के अंतिम भाग जिसे इलियम यानी शेषात्र कहते हैं और मुंह में इसका पाचन नहीं होता है। आमाशय में आमाशयिक रस के लाइपेज पाचक की क्रिया से वसा ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बढ़ जाता है। यह इमल्सीकृत वसाओं पर होता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत के ऊपरी भाग पक्वाशय में जाता है जहाँ से अग्नाशय से आए हुए अग्नाशयिक रस का लाइपेज तथा पित्ताशय से आए पित्तरस इसे ट्राइग्लिसराइड की छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करता है। अब यहाँ से भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग इलियम यानी आंतरिक शेषात्र में जाता है जहाँ पर आंतरिक रस को लाइपेज से ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विभक्त कर देता है। अभिशोषण वसा प्रोटीन तथा कार्बोज पदार्थों की अपेक्षा वसा की अभिशोषण प्रक्रिया अधिक जटिल है। इसका अभिशोषण निम्न पदों में होता है। वसा के पाचन के बाद जो वसीय कण तथा वसीय अम्ल बचते हैं वे पित्त, लवण तथा पानी के साथ मिलकर एक घुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिन्हें माइसेलस कहते हैं। वसा का पाचन वसीय कण तथा वसीय अम्ल, पित्त, लवण और पानी मिला के माइसेलस कण बनते हैं जो कि माइसेलस आंत की भीतरी परत की कोशिकाओं में पहुंचते हैं। यहाँ मोनोक्लिसराइड तथा वसीय अम्ल आंत की आंतरिक परत की कोशिकाओं द्वारा अपना लिए जाते हैं। पित्त, लवण बाहर ही रहता है और वसा को माइसेलस में बदलता रहता है। श्लेष्मक झिल्ली की कोशिकाओं में ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल, मोनोग्लिसराइड तीनों मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ट्राइग्लिसराइड लाइपोप्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं जिनका अभिशोषण लसिका नलियों द्वारा होता है। यह लसिका नलिका इनका अभिशोषण कर रक्त नलिकाओं में पहुंचाई जाती है। वसा में ग्लिसरॉल वाला भाग जो होता है वह पृष्ठशिरा द्वारा यकृत में पहुंचता है तथा वसीय अम्ल रक्त की प्रोटीन एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर पृष्ठशिरा यानी पोर्टल वेन द्वारा यकृत में पहुंचती है। इसका चयापचय देखते हैं। अवशोषित वसा काइलोमाइक्रॉन्स के नाम से जानी जाती है। इसका चयापचय भी अलग अलग स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले काइलोमाइक्रॉन से कुछ मात्रा वसा ऊतकों द्वारा ली जाती है, फिर इसको बदलकर ट्राइग्लिसराइड्स फॉर्म में चेंज होता है, वसीय ऊतकों में जमा हो जाता है। उसके बाद शरीर जिनको जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है फिर से ये दोबारा ग्लिसरॉल तथा वसीय में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। रासायनिक परिवर्तनों के कारण ये ऊर्जा देते हैं जिसके कारण ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी बनता है। कुछ जटिल रासायनिक क्रियाओं द्वारा काइलोमाइक्रॉन्स का कुछ भाग ग्लूकोज, ग्लाइकोजन तथा अनावश्यक अमीनो एसिड में बदल जाते हैं और कुछ भाग कोशिका निर्माण में सहायता करता है। तो ये तो था आपका लिपिड्स का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, अभिशोषण कैसे होता है और चयापचय कैसे होता है। थैंक यू।